हेलो फ्रेंड्स, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं 1857 की क्रांति के विषय में। इसी पूरी कक्षा में हम 1857 क्रांति के स्वरूप, उसके कारण और उसके प्रारंभ के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 क्रांति के विस्तार क्षेत्र के विषय में कि वह किस किस क्षेत्र में फैली, भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जो अछूता रह गया, और वो कौन से राज्य थे, वो कौन सी भारतीय सेनाएँ थी जिन्होंने क्या अंग्रेजों का साथ दिया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमने इससे पूर्व कक्षा में पढ़ा था कि मेरठ कहाँ से, मेरठ से 10 मई को इस क्रांति की क्या हुई, शुरुआत हुई। कहाँ से? 10 मई को मेरठ से 1857 क्रांति की शुरुआत हुई या प्रारंभ हुआ। हमने इससे पूरी कक्षा में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि 9 मई को, कब? 9 मई को 85 सैनिकों को, किन्हें? 85 सैनिकों को 10 वर्ष का कारावास दिया गया था। क्या दिया गया था? 10 वर्ष का कारावास। जब 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बैरकपुर छावनी से हुई थी, जिसे हम प्रारंभिक शुरुआत के रूप में जानते हैं, जहाँ क्या मंगल पांडे ने, लेफ्टिनेंट वाघ और ह्यूडसन ने क्या गोली मार दी थी। तो उसके बाद जब मेरठ में विद्रोह हुआ तो वहाँ 85 सैनिकों को क्या 10 वर्ष का कारावास दे दिया गया। अब यहाँ से शुरुआत होती कि 9 मई को क्या है, कारावास दिया गया। तो वहाँ जो सैनिक थे बचे हुए, उन्होंने क्या विद्रोह कर दिया। और 10 मई को, कब? 10 मई को मेरठ में क्या है, गोलियां चलाई। किस पे? अंग्रेज सैनिकों पर। 10 मई को भारतीय सैनिकों ने क्या है, गोलियां चला दी और यहाँ से ये भाग गए। कहाँ से? मेरठ में विद्रोह करके कहाँ भाग गए? दिल्ली। 10 मई से शुरुआत हुई और 11 मई को कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँच गए। कहाँ पहुँचे? दिल्ली। 9 मई को 85 सैनिकों को 10 वर्ष का कारावास दिया गया। 10 मई को सैनिकों ने विद्रोह किया और मेरठ छावनी में गोलियां चलाई, अंग्रेज सैनिकों को मारा। और जो 85 सैनिक जहां कैद किए गए थे कारावास में, वहां से इन 85 सैनिकों को क्या है, मुक्त कराया। क्या कराया? 85 सैनिकों को मुक्त कराया। और 85 सैनिक की और बाकी जो भारतीय सैनिक थे वो वहाँ से भागकर कहाँ, 11 मई को पहुँचे दिल्ली। और 11 मई के बाद इन्होंने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? दिल्ली पर अधिकार किया। क्या किया? दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इन्होंने 12 मई को, मुगल बादशाह इसमें कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को क्या है, शासक नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? शासक नियुक्त किया। और विद्रोह का केंद्रीय नेतृत्वकर्ता बनाया। क्या? विद्रोह का केंद्रीय नेतृत्वकर्ता। तो जो मेरठ छावनी जो सैनिक गए, उन्होंने क्या है, 12 मई को दिल्ली पर अधिकार किया। और वहीं 12 मई को बहादुर शाह जफर को क्या है, दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया और उसे 1857 की क्रांति का केंद्रीय नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया। क्यों किया? जिससे कि भारत की संपूर्ण जनता या संपूर्ण राज्य हैं वो भी क्या है, अपने शासक के नेतृत्व में क्या है, विद्रोह कर सकें। सभी क्या हों, भारतीय एकजुट हो जाएं। भारतीयों को एकजुट करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि बहादुर शाह जफर को नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया था। लेकिन ये बहादुर शाह जफर इस समय कितने, 82 वर्ष के हो चुके थे। कितने वर्ष के? 82 वर्ष के हो चुके थे। तो इससे पहले का मैं सारा आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम इसके आगे का पढ़ते हैं। तो देखिए दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत किस तरह होती है, भाई आज हम देखने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्षेत्र लिख रखे हैं और मैं लिख रखा है कि वहाँ से किस व्यक्ति ने, किस भारतीय ने विद्रोह की शुरुआत की और वहाँ किस अंग्रेज ने उस विद्रोह का दमन किया। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं दिल्ली से। तो यहाँ पर समझ में आएगा 10 मई को क्या है, वास्तविक शुरुआत मानी जाती है 1857 की क्रांति की, ना कि मार्च से। मंगल पांडे ने जो बैरकपुर छावनी में किया मार्च में, 29 मार्च को, उससे नहीं, जबकि हम 10 मई को इसको क्या है, वास्तविक शुरुआत मानते हैं। जबकि इसकी जो तिथि घोषित की गई थी वह 31 मई घोषित की गई थी। विद्रोह की तिथि कौन सी थी? 31 मई। मगर ये अपनी निर्धारित तिथि से पहले ही 10 मई को विद्रोह प्रारंभ हुआ, जो इसकी एक असफलता का कारण भी बनता है। तो आगे हम देखते हैं
क्षेत्र और उन क्षेत्र के नेतृत्वकर्ताओं के विषय में और वहाँ के दमनकर्ताओं के विषय में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको पिछली चीज़ों से जोड़ने के लिए बताया था। मैंने आपको बताया कि इसका स्वरूप था वो भी निश्चित नहीं था, अनिश्चित स्वरूप था। कारण भी आपको बता दिए, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सैनिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, वही मैंने आपको पढ़ा दिए। तो आज मैं आपके लिए बताऊंगा क्रांति का विस्तार क्षेत्र और उसके नेतृत्वकर्ता। तो चलिए देखिए, जब क्या हुआ कि जब यहाँ विद्रोह की शुरुआत हुई मेरठ से, तो उसके बाद अंग्रेजों ने क्या है, एक सेनापति को नियुक्त किया। तो अंग्रेजों ने जो सेनापति नियुक्त किया, मतलब अंग्रेज सेनापति नियुक्त किया गया था कैंपबेल के लिए। किसे? कैंपबेल। तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए एक सेनापति नियुक्त किया जिसका नाम था कैंपबेल। अब और साथ में देखिए, जब इन्होंने भारतीय राजाओं से सहयोग मांगा तो पंजाब और कश्मीर ने अपनी सेना अंग्रेजों को दी। अपनी सेना अंग्रेजों को दी थी। किसे दी थी? अंग्रेजों को। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने या किस क्षेत्र ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग दिया था? तो किसने दिया था? पंजाब और कश्मीर ने अंग्रेजों का सहयोग दिया था। तो इन दोनों राज्यों ने, क्षेत्रों ने अपनी सेना अंग्रेजों को दी थी। भारत में तो इन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ, पूर्ण क्षेत्रों में विद्रोह नहीं हुआ, मगर बाकी लोग क्षेत्रों ने क्या, अंग्रेजों का समर्थन भी नहीं किया था। मगर पंजाब और कश्मीर ने क्या, अंग्रेजों का समर्थन किया था। तो अंग्रेजी सेनापति कौन था? कैंपबेल था। पंजाब और कश्मीर जो राज्य थे उन्होंने क्या, अंग्रेजी सेना का समर्थन किया। अब हम देखते हैं भारतीय क्षेत्र। तो देखिए, मैं लिखा है सबसे पहले दिल्ली। तो दिल्ली का बादशाह कौन था? इसमें मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। तो मैंने इससे पहले बताया कि बहादुर शाह को क्या है, नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया केंद्रीय विद्रोह का। अब वहाँ पर इस विद्रोह का दमन किया किसने? हडसन ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली के लिए। तो समझिए, दिल्ली, तो दिल्ली में इस समय शासन कौन कर रहा है? तो दिल्ली में जो नेतृत्वकर्ता घोषित किया वो किया गया बहादुर शाह के लिए। किसे? क्या चीज? दिल्ली। कौन सा क्षेत्र है? दिल्ली है। और यहाँ पे नेतृत्व करता है वह बहादुर शाह द्वितीय, जो कि एक मुगल बादशाह है। इसीलिए इसे क्या है, केंद्रीय नेतृत्वकर्ता घोषित किया गया था। किसे? बहादुर शाह के लिए। बहादुर शाह एक शायर था। क्या था? शायरी करता था। इसीलिए इसे क्या है, जफर भी कहा जाता था। क्या कहते थे? जफर। यानी बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय एक ही व्यक्ति था। तो इसकी उपाधि दी गई थी किसकी? जफर की। जिस समय इसे नेतृत्वकर्ता घोषित किया, इस समय इसकी उम्र हो चुकी थी 82 वर्ष। कितनी? 82 वर्ष। तो 82 वर्ष का व्यक्ति क्या वो बुजुर्ग ही होता है। तो इन्होंने खुद को क्या, नेतृत्वकर्ता स्वीकार कर लिया, मगर खुद युद्ध नहीं किया, मतलब विद्रोह स्वयं नहीं किया। अपने सेनापति को क्या है, नियुक्त किया, और जिसका नाम था वक्त खां। क्या नाम था? वक्त खां। तो देखिए, अगर वास्तविक नेतृत्वकर्ता देखा जाए, जो नेता था विद्रोह का, केंद्रीय नेता कौन था? वक्त खां था। कौन था? वक्त खां। वास्तविक रूप से कौन था? बहादुर शाह। मगर जो सारा कार्यभार देख रहा था वो कौन देख रहा था? वक्त खां। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह ने इस क्रांति में योगदान नहीं दिया था। बस वह एक शासक बन गए थे, खुद को केंद्रीय सत्ता के रूप में, शासक के रूप में स्वीकार कर लिया और कहा हाँ मैं विद्रोह का नेतृत्व कर रहा हूँ। मगर उसकी तरफ से युद्ध कौन कर रहा था? दिल्ली में वक्त खां कर रहे थे। और देखिए, बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी का नाम था जीनत महल। क्या नाम था? जीनत महल। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन आपको बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो इनकी पत्नी क्या थी? जीनत महल। जीनत महल इनकी पत्नी थी। जफर इनकी उपाधि थी। उम्र 82 वर्ष। और इन्होंने जिसे नियुक्त किया युद्ध करने के लिए, उस व्यक्ति का नाम था वक्त खां। तो प्रारंभ में यहाँ पर जब विद्रोह हुआ तो यहाँ अंग्रेज था निकलसन।
तो अंग्रेज था निकलसन, और निकलसन की यहाँ पराजय हुई, निकलसन मारा जाता है। विद्रोह में निकलसन की मृत्यु हो गई। और यहाँ पर क्या है, प्रारंभ में क्या है, दिल्ली में भारतीय सैनिक जीत रहे थे। किसके नेतृत्व में? बख्त खां के नेतृत्व में। निकलसन के मरने के बाद यहाँ नया व्यक्ति आता है जिसका नाम था हडसन। क्या नाम था? हडसन था। कौन व्यक्ति था? अंग्रेज हडसन व्यक्ति आया। हडसन ने क्या किया, यहाँ पर एक मतलब जो भारतीय था जिसका नाम था मिर्जा इलाही। क्या नाम था? मिर्जा इलाही। मिर्जा इलाही की मुखबरी से क्या है, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। मिर्जा इलाही की मुखबरी से, दरअसल जो बहादुर शाह द्वितीय थे वो हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए थे। किसमें? हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली। तो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है उसमें बहादुर शाह जफर क्या है, छिपे हुए थे। तो ये सूचना पहले अंग्रेजों को नहीं थी। अंग्रेजों को सूचना नहीं थी कि बादशाह कहाँ छिपा हुआ है, हुमायूं के मकबरे में। लेकिन जो व्यक्ति था मिर्जा इलाही, इसने ये सूचना किसे दे दी? हडसन को दे दी। किसे दे दी? हडसन को। हडसन को सूचना मिली तो हडसन ने अपने सैनिक भेजे और बहादुर शाह को क्या है, गिरफ्तार कर लिया गया। किसे? बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बहादुर शाह जफर केंद्रीय नेतृत्वकर्ता बना, खुद नेतृत्व नहीं किया, अपने सेनापति बख्त खां को नियुक्त किया। शायर थे इसलिए जफर की उपाधि दी गई। उम्र 82 वर्ष हो चुकी थी। पत्नी का नाम जीनत महल था। इस विद्रोह में दिल्ली में निकलसन मारा गया और उसके बाद कारवार किसने संभाला? हडसन ने। तो हडसन के समय में ही मिर्जा इलाही ने एक सूचना दे दी। किसे? हडसन को या अंग्रेजी सैनिकों को कि बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में छिपा हुआ है। तो वहाँ से सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। अब बहादुर शाह जफर क्या हो गए, किसकी गिरफ्त में आ गए? हडसन की। तो अब देखिए आगे क्या होता है। जब बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हो गए उसके बाद, बहादुर शाह गिरफ्तार होने के बाद इन्होंने कहा, किसने? हडसन ने। हडसन ने किससे? जफर से। मैं पूरा नाम लिखता हूँ। किससे? जफर से कहा कि आप जो विद्रोह चल रहा है इसे समाप्त कर दीजिए। क्या है? इस विद्रोह को रोक दीजिए, मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। क्या किया? कहा हडसन ने। किससे कहा? जफर से, कि आप इस विद्रोह को समाप्त कर दीजिए, मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। मैं आपको आज़ाद कर दूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परंतु जफर ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि उम्र भी पूरी हो चुकी थी, जो विद्रोह चल रहा था उसे भी क्यों रोका जाए। कुछ समय, अंतिम समय में कुछ इज्जत तो बाकी बची गई थी कि वह अंतिम समय में भी क्या दिल्ली का शासक तो बन गया। तो बहादुर शाह जफर ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। इससे परेशान होकर या गुस्से में आकर हडसन ने जफर के 2 पुत्र, कितने? 2 पुत्रों और 1 पौत्र, 2 पुत्र और 1 पौत्र को क्या है, गोली मार दी। जफर के सामने ही गुस्से में जफर के 2 पुत्रों और 1 पौत्र को गोली मार दी। इन पुत्रों का नाम था मिर्जा ख्वाजा सुल्तान। क्या नाम था? मिर्जा ख्वाजा सुल्तान। और दूसरे का नाम था मिर्जा मुगल। क्या नाम था? मिर्जा मुगल। तो ये जफर के 2 पुत्र थे। बहादुर शाह जफर के जो 2 पुत्र थे, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा मुगल, इन्हें क्या है, हडसन ने गोली मार दी। और एक पुत्र था जिसका नाम था अबू बकर। कौन था? पौत्र। तो इन तीनों को क्या है, गोली मार दी। किसने? हडसन ने। पर गोली मार देने के बाद भी क्या है, जफर नहीं पिघला, उसने विद्रोह को समाप्त नहीं किया, विद्रोह को नहीं रोका। तो उसके बाद हडसन ने किसे, जफर को कहाँ भेज दिया? भारत से निष्कासित कर दिया। और कहाँ भेज दिया? रंगून। कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। तो जफर को कहाँ भेज दिया गया? भारत से इसे भगा दिया गया। कहाँ? निष्कासित कर दिया। कहाँ? रंगून के लिए। अब आगे का जीवन कहाँ बीतेगा? रंगून में बीतेगा। किसका? बहादुर शाह जफर का। अब प्रश्न ये बन सकता है कि जब जफर को रंगून भेजा गया तो उसके साथ अन्य कौन सा व्यक्ति गया था? तो इसके साथ में जो व्यक्ति गया था जफर के साथ, वो थी इसकी पत्नी जीनत महल। कौन?
जीनत महल को भी कहाँ भेज दिया, रंगून भेज दिया गया था। तो पति पत्नी दोनों कहाँ भेज दिया, रंगून भेज दिया। और रंगून में ही 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई, बहादुर शाह जफर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और रंगून में ही क्या है, इसका मकबरा बना हुआ है। क्या है, मकबरा। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है, अंतिम मुगल बादशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, रंगून में। बहादुर शाह जफर के साथ रंगून किस व्यक्ति को भेजा गया था, तो जीनत महल उसके साथ गई थी, जो कि उसकी पत्नी थी। इसके पुत्रों का नाम मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा मुगल। पौत्र का नाम अबू बकर, जिसे क्या है, गोली मार दी हडसन ने। और इस प्रकार हडसन ने क्या है, दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली पर क्या है, हडसन ने पुनः अधिकार कर लिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम अगला पॉइंट। और यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, एक शायरी में गजल शेर कहा गया है कि कितना बदनसीब है जफ़र, कितना बदनसीब है जफ़र, दफन के लिए 2 गज ज़मीन ना मिली कूचे यार में। कि जो पूरे भारत का शासक था, उसे दफन करने के लिए भारत में 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। एक तरफ भारत का जो सुल्तान था, मतलब शासक था, उसे भी भारत में दफन करने के लिए अंग्रेजों ने 2 गज ज़मीन नहीं दी। अगला देखते हैं, दूसरा क्षेत्र आता है लखनऊ। कौन सा क्षेत्र है, लखनऊ। लखनऊ में विद्रोहकर्ता थी बेगम हजरत महल, और यहाँ का दमन किया था किसने, कैंपबेल ने किया था। किसने किया था, कैंपबेल ने किया था। तो देखिए अब हम लखनऊ को समझते हैं। क्या, लखनऊ, लखनऊ अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो लखनऊ में इस समय जो सत्ता चल रही थी, या अवध में सत्ता चल रही थी, या शासक था, तो वहाँ का शासक था बाजिद अली शाह। कौन था, बाजिद अली शाह। यहाँ का शासक कौन था, बाजिद अली शाह। मैंने बताया कि डलहौजी क्या भारत में हड़प नीति लेके आया था। क्या लेके आया था, भारत में हड़प नीति लेके आया था, जिसके तहत वह भारतीय राज्यों क्या है, हड़प रहा था अपने किसी भी बहाने, जैसे गोद निषेध और कुशासन, इस तरह के प्रभावों से छीन रहा था। तो बाजिद अली शाह का एक पुत्र था, बाजिद अली शाह का एक पुत्र था जिसका नाम था ब्रिजिस कादिर। क्या नाम था, ब्रिजिस कादिर। तो यहाँ जब पुत्र था तो इन्हें जमीन तो मतलब शासन तो मिलना नहीं था, तो इन्होंने क्या है, ब्रिजिस कादिर पे क्या लगा दिया, कुशासन लगा दिया। क्या लगा दिया, कुशासन। कुशासन लगाकर क्या किया, विलय कर लिया। क्या कर लिया, विलय कर लिया। किसका, अवध का विलय कर लिया था। बात लखनऊ की नहीं हो रही, मैं कह रहा हूँ पूरा क्षेत्र जो अवध क्षेत्र था वो क्या है, लखनऊ भी उसी में आता था। तो क्या है, विलय कर लिया। जब इसका विलय हो गया तो रानी क्या हुई, यहाँ से नाराज हो गई। बाजिद अली शाह ने तो कुछ नहीं कहा, मगर जिनकी पत्नी थी, क्या थी, पत्नी, पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। पत्नी का नाम क्या था, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल इस कृत्य से क्या है, नाराज हो गई कि क्या है, जब पुत्र है तब भी मुझे शासन नहीं मिल रहा, उस पर क्या कुशासन लगा दिया गया राज्य पर, और उसका क्या है, अंग्रेजी सरकार में क्या है, विलय कर लिया गया कंपनी में। तो इससे पत्नी जो थी किसकी, बाजिद अली शाह की, वो नाराज हो गई। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके लिए महक परी के नाम से जाना जाता है, तो इन्हें क्या है, महक परी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, बेगम हजरत महल क्या कहते हैं, महक परी कहते हैं। तो बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र किसे, ब्रिजिस कादिर को, किसे, ब्रिजिस कादिर को क्या कर दिया, शासक नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया, शासक नियुक्त किया। और ये क्या था, अल्पायु था, 11 वर्ष का था। कितने का था, 11 वर्ष का। 11 वर्षीय पुत्र ब्रिजिस कादिर को क्या है, शासक बना दिया, और शासन स्वयं करने लगी, स्वयं शासन करने लिए लगे। इससे क्या है, अंग्रेज परेशान हुए और दोनों में क्या है, युद्ध छिड़ गया। और 1857 की क्रांति में इन्होंने लखनऊ का नेतृत्व किया। किसने, बेगम हजरत महल ने क्या है, लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किया।
क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिश कादरों को क्या है, वहां का शासक नियुक्त नहीं किया जा रहा था, कुशासन लगाकर वो क्षेत्र छीन लिया गया था। इसलिए जो वहां के शासक बाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और ये स्वयं भी बेगम हजरत महल हाथी पर सवार होकर क्या है, विद्रोहियों के साथ देती थी, खुद युद्ध किया। लेकिन अंत में जब ये हारने लगी तो ये नेपाल भाग गई। कहाँ चली गई? नेपाल। कहाँ चली गई? नेपाल चली गई। और यहाँ का विद्रोह का दमन किसने किया था? कैंपबेल ने किया था। किसने किया? कैंपबेल। समझ में आ गया होगा। लखनऊ अवध क्षेत्र में शासक था वो था बाजिद अली शाह। वहाँ ब्रिटिश कादिर उसका पुत्र था, लेकिन पुत्र होने के बाद भी इस क्षेत्र को हड़पने के लिए डलहौजी ने नीति लगा दी कुशासन। क्या? कुशासन लगाकर भाई आप क्या है, शासन नहीं चला पा रहे, इसलिए आपको क्या है, कुशासन लगाया जाता है। और अब आज से शासन करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका विलय कर लिया गया। क्या कर लिया गया? जब विलय कर लिया गया तो वहाँ की जो रानी थी बेगम हजरत महल, जिसे महक परी कहते हैं, वो नाराज हो गई और उन्हें अपने पुत्र को क्या है, अल्पायु पुत्र 11 वर्षीय पुत्र को शासक बना दिया, और स्वयं क्या है, शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और खुद विद्रोह करने निकल आई विद्रोहियों के साथ, और हाथी पर सवार होकर खुद युद्ध करती थी। जब युद्ध में वह क्या पराजित होने लगी तो कहाँ भाग गई? नेपाल भाग गई। आगे देखते हैं अगला क्षेत्र कानपुर। अगला क्षेत्र देखते हैं हम कानपुर। तो कानपुर में जो विद्रोह किया था वो किया था नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने। इनका सहयोग दिया था तात्या टोपे ने। देखिए कानपुर, तो कानपुर क्षेत्र में नाना साहब, कौन? नाना साहब। नाना साहब को क्या है, पहले शासक नहीं बनाया, तो इन्हें शासक पद अस्वीकार करने के बाद जब से शासक पद से हटा दिया तो इन्हें क्या है, पेंशन दी जाती थी। क्या दी जाती थी? पेंशन दी जाती थी। तो कंपनी क्या है, पेंशन देती थी। नवाब साहब को, नाना साहब को क्या है, पेंशन मिलती थी और उसी से अपना ये जीवन यापन करते थे। नाना साहब का मूल नाम था धोंदू पंत। क्या नाम था? धोंदू पंत। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंदू पंत नाम था। और ये क्या थे? एक पेंशन भोगी थे। इस समय ये क्या थे? पेंशन भोगी थे। परंतु बाद में क्या ये पेंशन थी वो भी बंद कर दी गई। पेंशन भी बंद कर दी गई। अगर बात की जाए नाना साहब, तो नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। क्या थे? दत्तक पुत्र। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और इसीलिए इन्हें क्या है, वहां से पद से हटा दिया गया। परंतु इन्हें क्या पेंशन दी जाती थी। परंतु अंतिम समय में आकर 1856 में इनकी पेंशन भी बंद कर दी गई। इससे ये नाराज हो गए और इन्होंने क्या है, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। क्या किया? विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह का नेतृत्व किया। क्यों किया? क्योंकि इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। इनकी पेंशन बंद कर दी थी। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते, बस ये बनता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था? धोंदू पंत था। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और इन्होंने कहाँ से विद्रोह किया? तो कानपुर क्षेत्र में विद्रोह किया। अब एक प्रश्न और बनता है, ये किसके द्वारा पराजित हुए? ये किसके द्वारा पराजित हुए? तो ये व्यक्ति था हैवलॉक, अंग्रेज था। इसने इन्हें क्या है, पराजित किया था। और ये कानपुर क्षेत्र में बिठूर जगह थी, वहाँ निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? बिठूर में निवास करते थे। और हैवलॉक ने इन्हें क्या है, पराजित किया था। हैवलॉक हाथों पराजित हुए, और पराजित होने के बाद ये क्या, ये भी नेपाल चले गए। कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। कहाँ चले गए थे? नेपाल। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाना साहब कहाँ रहते थे? बिठूर में रहते थे। बिठूर कहाँ था? कानपुर में था। पेंशन भोगी थे। बचपन का नाम या वास्तविक नाम धोंदू पंत था। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कानपुर में उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। हैवलॉक ने इन्हें पराजित किया। किसके नेतृत्व में? कैंपबेल के नेतृत्व में। तो यहाँ का दमन भी किसने किया? कैंपबेल ने किया। और जब ये पराजित हो गए तो कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। यहाँ इनका सहयोग दिया तात्या टोपे ने। किसने? तात्या टोपे।
तात्या टोपे ने इनका सहयोग दिया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंग नाम है। तो तात्या टोपे किसके सहयोगी थे? नाना साहब के सहयोगी थे। तात्या टोपे एक मराठा थे। क्या थे? मराठा सैनिक। चलिए यही समझ लीजिए क्या थे? मराठा सैनिक थे एवं सेना नायक थे। क्या थे? सैनिक एवं सेना नायक थे। और ये छापामार युद्ध जिसे कहते हैं गोरिल्ला पद्धति युद्ध, उसमें क्या थे? निपुण थे। बहुत योग्य सेना नायक थे। इन्होंने अंतिम समय तक लड़ते रहे नाना साहब के लिए, परंतु जब नाना साहब ही यहाँ कानपुर छोड़ के भाग गए, कहाँ? नेपाल चले गए, तो तात्या टोपे रुके नहीं और ये नाना साहब का साथ छोड़कर इनके जाने के बाद तो कानपुर में भी क्या करते? जब ये विद्रोह करता ही चला गया तो ये कहाँ चले जाते? झांसी। कहाँ चले जाते? ग्वालियर चले जाते हैं और रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग करते हैं। किसका सहयोग करते हैं? रानी लक्ष्मीबाई का। तो इनके सहयोगी कौन थे? तात्या टोपे थे। वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। मराठा सैनिक थे, सेना नायक थे, छापामार या गोरिल्ला युद्ध पद्धति में बहुत निपुण थे। तो इतने प्रश्न से पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं ग्वालियर और झांसी। ग्वालियर और झांसी, रानी लक्ष्मीबाई। हम शुरुआत करते हैं झांसी से। कहाँ? झांसी। तो नाम क्या आता है? रानी लक्ष्मीबाई। के बारे में समझिए। इनके बचपन का नाम मनु था। क्या था? मनु। इन्हें छबीली भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छबीली। वास्तविक नाम की बात की जाए तो क्या नाम था? मणिकर्णिका। तो इनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे झांसी की रानी भी कहते हैं। तो बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? मनु था। इन्हें क्या है? छबीली भी कहा जाता था। मणिकर्णिका इसका वास्तविक नाम था। आगे देखिए, इनकी शादी 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में किससे? झांसी नरेश गंगाधर राव से हुआ। किससे हुआ? गंगाधर राव से। तो लक्ष्मीबाई, जिन्हें बचपन में क्या मनु नाम से जाना जाता है, छबीली भी कहते हैं, मणिकर्णिका इनका वास्तविक नाम था। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ झांसी के राजा गंगाधर राव से। गंगाधर राव से इनकी शादी हुई। अब 1852 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। निसंतान मृत्यु हो गई। उनका कोई पुत्र नहीं था। इस समय झांसी की रानी का कोई पुत्र नहीं था और 1852 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। इसके बाद इन्होंने एक पुत्र गोद लिया जिसका नाम था दामोदर राव। क्या था? दामोदर राव। दामोदर राव को क्या है? गोद लिया, जिसे क्या बोलेंगे? दत्तक पुत्र। क्या था? दत्तक पुत्र। तो रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को गोद लिया। क्यों? क्योंकि 1852 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, निसंतान मृत्यु हुई, तो उनका वास्तविक पुत्र कोई नहीं था, तो उन्हें दामोदर राव को दत्तक पुत्र स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि अगर पुत्र नहीं होता तो क्या होता? राज अंग्रेज ले लेते, इसलिए इन्हें दत्तक पुत्र लिया। लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों ने क्या? गोद निषेध बंद कर दिया, क्योंकि पता था कि इस तरह से बहुत सारे हाथ, अंग्रेजों के हाथ से बहुत सारे क्षेत्र निकल रहा है। अब जब दामोदर राव को क्या है? राज नहीं मिल रहा था। कहाँ का? झांसी का। झांसी का राज्य नहीं मिल रहा था, तो रानी ने क्या है? विद्रोह कर दिया। रानी ने विद्रोह कर दिया। रानी ने विद्रोह कर दिया। अब देखिए, जब रानी ने विद्रोह किया तो वहाँ पर जो अंग्रेज आया जिसका नाम था ह्यूरोज। क्या नाम था? ह्यूरोज। ह्यूरोज ने झांसी के किलों को घेर लिया। क्या किया? झांसी के किले को घेर लिया। रानी ने विद्रोह क्यों किया? क्योंकि दामोदर राव जो दत्तक पुत्र था उसको शासक स्वीकार नहीं किया। किसने? अंग्रेजों ने। इसलिए रानी ने विद्रोह किया। जब रानी ने विद्रोह किया तो अंग्रेजों ने या ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने क्या है? झांसी को घेर लिया। किसे घेर लिया? झांसी को। अब आगे देखिए, किसे? झांसी।
जगह कौन सी है? झांसी। और झांसी को क्या है, अंग्रेज़ों ने घेर लिया। जब अंग्रेज़ों ने झांसी को घेर लिया तो वहाँ की जनता थी और सेना थी, तो सैनिकों ने कहा रानी से कि आप यहाँ से निकल जाइए, से अब बाकी तो हम देख लेंगे। तो रानी को यहाँ से युद्ध के दौरान सैनिकों ने यहाँ से भगा दिया। तो रानी यहाँ से कहाँ चली गई? कालपी। कहाँ पहुँची? कालपी पहुँची। किसने घेरा था? हीरोज ने। हीरोज। तो युद्ध के दौरान रानी कहाँ चली गई? कालपी चली गई। बाद में क्या है? हीरोज भी कालपी आ गया। कौन आ गया? हीरोज भी कालपी पहुंचा। तो रानी आगे आगे, हीरोज पीछे पीछे, क्योंकि उसे पता था ये रानी इतनी आसानी से हारेगी नहीं और हमें इतनी आसानी से विजय मिलने वाली नहीं है, ये विद्रोह करती रहेगी। तो जब ये पहुंच गया कालपी, तो रानी कालपी से पहुंच गई ग्वालियर। कहाँ? अब ये ग्वालियर पहुंची के, तो वो भी आप समझिए कि देखिए, जब रानी झांसी से निकली कालपी पहुंची, तो धीरे धीरे उनके पास जो सेना थी वो कम होती जा रही थी। रानी के साथ ज़्यादा सेना नहीं, क्योंकि युद्ध के लिए झांसी में भी सेना छूट गई थी, काल में भी सेना छूट गई। तो रानी अपनी सेना को फिर से बड़ा करने के लिए मजबूत सेना बना ली। कहाँ पहुंची? ग्वालियर। क्योंकि ग्वालियर में यहाँ पर सिंधिया शासक थे, जो कहता अंग्रेजों के मित्र थे। किसके मित्र थे? अंग्रेजों के मित्र थे। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया। इस पे रानी ने आक्रमण कर दिया और ग्वालियर को क्या है? जीत लिया। ग्वालियर को क्या है? विजय कर ली। विजय बहुत आसानी से हो गई, क्योंकि यहाँ के जो सैनिक थे, ग्वालियर जो सैनिक थे, उन्होंने जब रानी के आगमन की बात सुनी तो वो सिंधियाओं के विपरीत हो गए, सिंधियाओं के विरोध में हो गए और रानी के पक्ष में आ गए। तो सभी सेना जो सिंधियों की थी वो किसके फेवर में थी? वो रानी के फेवर में थी। इसलिए रानी ने आसानी से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और यहाँ इनका सहयोग दिया तात्या टोपे ने। किसने? तात्या टोपे ने। तात्या टोपे ने किसका? रानी का सहयोग दिया। अब इस प्रकार रानी ने क्या? ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। सिंधियों को जब यहाँ से भगाया तो इन्हें शरण मिली कहाँ? आगरा में। कहाँ? सिंधिया कहाँ भाग गए? आगरा चले गए। सिंधिया कहाँ पहुँचे? आगरा पहुँचे। और रानी ने ग्वालियर जीत लिया, सेना मजबूत कर ली। अब जब सेना मजबूत हुई तो रानी का क्या? युद्ध फिर प्रारंभ हो गए। फिर युद्ध क्या हुआ? प्रारंभ हो गया। अब युद्ध प्रारंभ हुआ तो इस युद्ध के दौरान रानी की मृत्यु हो गई। कब? 1 जून 1858 को वीरगति प्राप्त हुई। क्या? वीरगति प्राप्त हुई। रानी को 1 जून 1858 को वीरगति प्राप्त हुई। हीरोज से युद्ध के दौरान जब रानी का घोड़ा नाली में गिर गया तो रानी की भी मृत्यु हो गई। हीरोज ने मार दिया। तो हीरोज ने कहा है कि विद्रोहियों में रानी एकमात्र मर्द थी। विद्रोहियों में यह एकमात्र मर्द थी। तो रानी की तारीफ में ये कथन हीरोज ने कहा था। किसने कहा था? हीरोज ने। तो इस तरह झांसी पर भी क्या है? अंग्रेजों ने अपना अधिकार पुनः कर लिया। कौन से क्षेत्र जीत लिए? झांसी, कालपी और ग्वालियर। रानी अंत तक लड़ती रही और 1 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह धीरे धीरे क्या पूरा क्षेत्र भी अंग्रेजों के हाथों में जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं झांसी के बाद जमशेदपुर। देखिए, ये शुरुआत में ही 4-5 है जिनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, बाकी तो सिर्फ नॉर्मली याद रखने हैं आपको। जमशेदपुर। जमशेदपुर बिहार। कहाँ है? बिहार में है। और यहाँ पे जो विद्रोह किया था, तो यहाँ के विद्रोह करता थे बाबू कुंवर सिंह। क्या नाम था? कुंवर सिंह। और इनकी उम्र भी सर्वाधिक थी 80 वर्ष। कितनी उम्र थी? 80 वर्ष। मतलब 1857 क्रांति में सबसे उम्रदार, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक उम्रदार व्यक्ति कौन थे? कुंवर सिंह थे। 1857 क्रांति में सर्वाधिक उम्रदार व्यक्ति कुंवर सिंह थे। ये आरा जगह है बिहार में, जिला है, वहाँ के जमींदार थे। क्या थे? जमींदार थे। तो इनसे क्या है? जमींदारी छीन ली गई। क्या थे? जमींदार थे, आरा के जमींदार थे, इनसे जमींदारी छीन ली गई। जब इसे जमींदारी छीन ली गई तो इन्होंने क्या है? विद्रोह शुरू कर दिया। अब इन्होंने विद्रोह शुरू किया तो देखिए, इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं और एक अच्छे ताकतवर योग्य सैनिक रहे, भारत के योद्धा रहे, जिन्होंने विद्रोह में बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने
अंग्रेजों को कई बार हराया, अंग्रेजों को सर्वाधिक बार, सर्वाधिक बार पराजित किया, सर्वाधिक पराजित किया। सबसे उम्रदार थे, उसके बाद भी इन्होंने अंग्रेजों को कई बार हराया। बिहार से लेकर इन्होंने क्या आजमगढ़ तक आ गए थे। कहाँ? आजमगढ़, आजमगढ़ यूपी के पास का क्षेत्र है, इसमें भी यहाँ पे आकर इन्होंने अंग्रेजों को हराया। तो अंग्रेजों को सर्वाधिक बार जिस विद्रोही ने हराया था उसका नाम क्या है? कुंवर सिंह। ये प्रश्न पूछा गया है। सर्वाधिक उम्रदार व्यक्ति कुंवर सिंह, जिसने सर्वाधिक बार अंग्रेजों को हराया, कुंवर सिंह। और देखिए एक घटना और बताता हूँ। जब युद्ध के दौरान इनके हाथ में क्या गोली लग गई, हाथ में गोली लग गई, तो जब गोली का जहर फैलने लगा तो इन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया था। क्या? बाह में गोली लगने के बाद इन्होंने अपना हाथ स्वयं काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया था। आगे देखा जाए तो इस युद्ध में जब ये घायल हो गए तो धीरे धीरे देखिए, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा समझ लीजिए। सबसे उम्रदार व्यक्ति थे, इन्होंने अंग्रेजों को कई बार हराया, यूपी में आजमगढ़ तक अंग्रेजों को हराते रहे। और सर्वाधिक हराने के बाद जब ये क्या है, बाद में स्वतंत्र हो गए। क्या हुए? स्वतंत्र हो गए अंग्रेजों से। इस स्वतंत्रता के दौरान, मतलब अंग्रेजों ने नहीं मारा, लेकिन युद्ध में घायल होने के बाद 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल 1858 को उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब हो गई? 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। मगर स्वतंत्र अवस्था में मृत्यु हुई, अंग्रेजों से द्वारा ये नहीं हारे थे, अंग्रेज ने नहीं हरा पाए। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई थे, इनके भाई, इनका नाम था अमर सिंह, भाई थे अमर सिंह। तो अमर सिंह ने भी विद्रोह प्रारंभ कर दिया। कब प्रारंभ किया? इनकी मृत्यु के बाद। तो देखा जाए तो बिहार या जमशेदपुर क्षेत्र में विद्रोह काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, क्योंकि जब कुंवर सिंह मर गए तो उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह की कमान संभाल ली और ये विद्रोह चलते रहे। तो देखिए यहाँ तक हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर जिस व्यक्ति ने विद्रोह का दमन किया उस व्यक्ति का नाम था विलियम टेलर। क्या नाम था? विलियम टेलर। झांसी ग्वालियर में विद्रोह का दमन किया किसने? हीरोज ने। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए छुटपुट क्षेत्र है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बात की जाए, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है, इलाहाबाद में विद्रोह किसने किया था? तो इलाहाबाद में विद्रोह किया था लियाकत अली ने। और यहाँ विद्रोह का दमन किया था कर्नल नील ने। किसने? कर्नल नील ने। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हो, आप इतना ही समझ लीजिए। तो आपको बस याद रखना है, इलाहाबाद क्षेत्र में विद्रोह किसने किया? लियाकत अली ने किया, और वहाँ पर विद्रोह का दमन किया कर्नल नील ने। अगला आता है फैजाबाद अवध क्षेत्र, यहाँ अहमदुल्ला ने विद्रोह किया और दमन किया किसने? कैंपबेल। तो देखिए यूपी का जो क्षेत्र उसमें कैंपबेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फतेहपुर में अजीमुल्ला ने विद्रोह किया। किसने किया? अजीमुल्ला ने। मथुरा में देवी सिंह ने, मेरठ में कदम सिंह, गोरखपुर में गजोदर सिंह। तो यहाँ पे क्या कहना रहा है? इलाहाबाद में लियाकत अली, विद्रोह का दमन किया कर्नल नील ने। फैजाबाद अवध में अहमदुल्ला ने और विद्रोह का दमन किया कैंपबेल ने। फतेहपुर में अजीमुल्ला ने, मथुरा में विद्रोह किया देवी सिंह ने, मेरठ में कदम सिंह ने, गोरखपुर में गजोदर सिंह ने। और कुछ क्षेत्र छूट रहे हैं, जैसे राजस्थान में हरदयाल और जयदयाल, हरदयाल और जयदयाल दो भाई थे, इन्होंने विद्रोह किया। क्या? राजस्थान। तो यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जयदयाल और हरदयाल, इन्होंने क्या? राजस्थान में विद्रोह किया। कहाँ? राजस्थान विद्रोह। मतलब खास विद्रोह नहीं रहा, तो इसलिए किताबों में बहुत कम मिलता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किताबों आपको मेनली क्या क्या मिलते हैं? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और जमशेदपुर। इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, इनसे क्वेश्चन पूछे गए तो सीधे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इन क्षेत्रों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक क्षेत्र और छूट रहा है, बरेली, अरे जिसे रोहेलखंड बोलते हैं, रोहेलखंड क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने विद्रोह किया उसका नाम है खान बहादुर खान। क्या नाम है? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। तो ये हमारा क्रांति का विस्तार क्षेत्र और उनके नेतृत्व करता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो हम देखेंगे इस विद्रोह का, 1857 क्रांति में इन विद्रोहों का क्या प्रभाव रहा, क्या परिणाम रहा,
ये सफल हुआ या असफल हुआ, तो इन सारे कारणों को हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।